हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, एमपीजीके को ध्यान में रखते हैं हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जो कि 2026 वाली आपकी नई जो है किताब आपकी आ चुकी है। परीक्षा धाम की नई बुक जो आपकी आ चुकी है, इसको कवर तो हम कर ही रहे हैं। साथ में अभी हमारे बहुत सारे चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं यहाँ पर हम जो है अभी यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित बात कर रहे हैं। इतिहास में भी हमारा 56, 57, 58 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है 59 चैप्टर की बात की जाएगी, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों पर या टॉपिक पर जो है बात यहाँ पर करने वाले हैं। और प्राचीन इतिहास पूरा एक ही वीडियो में सम्मिलित होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण आपका वैसे ही हो जाता है। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। साथ में ये ध्यान रखना है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नेट है। वहां से भी आप लोग जो है चीजों को डाउनलोड कर सकते हो या वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास से बात किया है। तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल या जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, इसको 3 भागों में बांटा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल की तरफ बढ़ेंगे। पुरापाषाण काल का जो समय है वो 10 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। मानव खेती करना इसमें जो है और निवास करना जो है, घर बनाना जो है नहीं जानता। तो मानव खेती, निवास और घर बनाना इसमें मानव नहीं जानता था। इस काल में आगे की खोज तो हो गई थी, किंतु इसका उपयोग के साक्ष्य जो है नहीं मिलते हैं। मानव भोजन के लिए केवल फल, मछली और पशुओं पर ही यहाँ पर निर्भर रहा करता था। साथ में पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। इसमें भी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल आता है। रायसेन के पुराने किले के समीप पुरापाषाण काल खराना कारखाना जो है प्राप्त हुआ है, जिसमें बेदरणी, हस्त कोठार, औजार जो है प्राप्त यहाँ पर किए गए। कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी हैं, जैसे भीमबेटका, दूसरा आपका हथनौरा। भीमबेटका रायसेन जिले में, हथनौरा आपका सीहोर जिले से संबंधित है। अब ये पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करें, 10,000 से लेके 7,000 ईसा पूर्व का काल है। मानव ने क्वार्टरजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, चल्ट और ब्लेड स्टोन पत्थर के हथियार बनाना प्रारंभ यहाँ पर कर दिया था। मानव ने शिकार के साथ साथ पशुपालन करना भी यहाँ पर सीख लिया था। तो पालतू पशु के रूप में इसने कुत्ते का सबसे पहले उपयोग किया था। रीवा के निकट इटार पहाड़ी से मानव एवं पशुओं की आकृति वाले शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। और मध्यपाषाण काल का जो आदमगढ़ नर्मदापुरम जिले में है, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य देखने को मिलता है। इसके बाद आपका नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल 7,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है। पत्थर के हथियारों को आधुनिक, नुकीला एवं चमकदार बना दिया गया था यहाँ पर। साथ में इस काल में मानव ने पशुपालन एवं खेती करने का आरंभ जो है कर दिया था। इस काल में आग भी जलाने लगा था और खाना पकाकर खाना भी स्टार्ट कर दिया था नवपाषाण काल में। इस काल में लकड़ी का पहिया एवं कुम्हार के चौक का आविष्कार भी देखने को मिलता है। नवपाषाण काल का रूपांतरण आगे चलकर ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल में देखने को मिला है। महत्वपूर्ण साक्ष्य में बात किया तो हट्टा और संग्रामपुर घाटी दोनों दमोह जिले में है। मामा भांजा की शैलाश्रय आपकी गुफाएं बात किया तो पचमढ़ी में स्थित है। अब आपके जो पाषाण काल से संबंधित कुछ फैक्ट है, जैसे पाषाण काल को पैलियोलिथिक नाम से भी जाना जाता है, जो कि यूनानी शब्दों के आधार पर रखा गया है। इंदौर के सुखनिवास महल के समीप ट्रेपियन, बिदरणी, खरुचनी, परसु जैसे पुरातात्विक औजार यहाँ से प्राप्त भी हुए हैं। सागर जिले के केसली के समीप 3 उपभुजीय स्तंभ के जो है ताम्र कोठार यहाँ से मिले हैं। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट में पुरापाषाण काल के मानव बस्ती के भी साक्ष्य यहाँ पर देखने को प्राप्त होते हैं। पचमढ़ी के बनियावेरी गुफा में धार्मिक आयोजन का चित्रांकन मिलता है और यहाँ से स्वास्तिक पूजा के भी साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के पुष्प पाषाण कालीन आपकी अगर बात किया है तो बेलन घाटी से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जबकि बात किया भीमबेटका विश्व का सबसे पुराना या सबसे बड़ा जो है गुफा समूह है। मामा भांजे से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हथनौरा जो कि सिहाउर में है, वहां से मानव कपाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ आपके मैप के माध्यम से भी आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। अब पाषाण काल में कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे हमने स्थलों की बात की है, कुछ स्थल है। सबसे पहले इसमें आता है भीमबेटका। भीमबेटका जो है रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप यहाँ पर स्थित है। 1957-58 में श्रीधर विष्णु वाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके साथ भीमबेटका से पुरापाषाण काल के शैलचित्र से प्राप्त होते हैं। 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। इसी तरह दूसरा आता है आदमगढ़। आदमगढ़ नर्मदापुरम जिले में स्थित है और यहाँ पर खोज मनोरंजन घोष के द्वारा की गई थी। इसके साथ पशुपालन के प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। तीसरा स्थान आता है हथनौरा। हथनौरा सीहोर जिले में स्थित है
1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से साक्ष्य हथनौरा से मानव मतलब कि होमो इरेक्टस की खोपड़ी और हाथी के जीवाश्म के साक्ष्य मिले हुए हैं। हथनौरा से प्राप्त प्राचीन मानव को नर्मदा मानव की संज्ञा भी दी जाती है। कुछ आपके अन्य पाषाणकालीन स्थल हैं, जैसे खलघाट की बात किया धार जिले में है, मामा भांजे के शैलसरा पचमढ़ी में है, हटा दमोह जिले में है, कसराबद खरगोन जिले में है और त्योथर की बात किया तो आपके रीवा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये कुछ आपके अन्य पाषाणकालीन स्थल भी हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में पुरातात्विक उत्खनन की बात किया है तो चंबल घाटी क्षेत्र में बात की जाए तो विष्णु वाकड़कर और एच.वी. त्रिवेदी संबंधित है, जबकि सोन घाटी क्षेत्र की बात किया तो निसार अहमद, जी.आर. शर्मा संबंधित है और नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात की जाए तो आर.बी. जोशी और एच.डी. सांकलिया संबंधित है। तो आपका यहाँ पर नर्मदा घाटी क्षेत्र और यहाँ पर सोन घाटी क्षेत्र से संबंधित है निसार अहमद और जी.आर. शर्मा। मनोरंजन घोष ने नर्मदा जिले में आदमगढ़ की खोज की है, वहीं एच.डी. सांकलिया ने खरगोन में नर्मदा टोली की खोज की है और एच.वी. त्रिवेदी ने मंदसौर में आवरा की जो है खोज की गई है। रॉक शेल्टर कॉरिडोर क्या होता है तो भोपाल के पास बन रहा है और देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर है जो कि नई पीढ़ी इनके बारे में जान सके, इसके लिए रॉक शेल्टर कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भीमबेटका, कठोतिया, गोंडेपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, हलालपुरा, लाल घाटी साइड ने शामिल की गई है। चलिए कुछ मध्य प्रदेश में जैसे शैलचित्रों की बात किया तो मंदसौर में बात किया तो चतुर्भुज नाला है, भोपाल में धर्मपुरी एवं मनु भावन टेकरी है, सीहोर में बादराज है, छतरपुर में देवरा है, छिंदवाड़ा में तामिया, दमोह जिले में फतेहपुर एवं अंजनी है, दतिया में बात किया तो बरौनी है, ग्वालियर में गुप्तेश्वर, नर्मदापुरम में आदमगढ़ एवं बादाम की गुफा, जबलपुर में गड़ाखेड़ी, कटनी में झिंझिरी, श्योपुर में बात किया तो दूबकुंड, मुरैना में पहाड़गढ़, पन्ना में ब्रिजपुरा, रायसेन में अमरबो और भीमबेटका, राजगढ़ में कोटरा बिहार, सतना में करपातिया, शिवपुरी में चोरपुरा, बिदिशा में अहमदपुर एवं उदयगिरी, अशोकनगर में थोबन जो है प्रसिद्ध है। तो ये कुछ जिले हैं जहां पर शैलचित्र आपको देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम में मिलाने के लिए भी आ जाते हैं, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात किया है तो मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल का रूपांतरण। तो नवपाषाण का रूपांतरण आपको एक तो मिलता है ताम्र पाषाण काल में, दूसरा आपका मिलता है महापाषाण काल में। अब कैसे मिलेगा तो मध्य प्रदेश में अगर ताम्र पाषाण काल की बात करें तो इसके साक्ष्य जो अधिकांशतः भारत के उत्तरी क्षेत्र में मिलते हैं। मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ तांबे का उपयोग करना यहाँ पर शुरू कर दिया था और मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का उपयोग धातु के रूप में प्रयोग किया गया था। ताम्रपाषाण काल की मालवा संस्कृति का विकास जो है नर्मदा घाटी और चंबल घाटी क्षेत्र में मिलता है। मालवा संस्कृति के मृदभांड सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य की बात करें तो कायथा उज्जैन में है, नर्मदा टोली खरगोन में है, डांगवाड़ा उज्जैन में है और आवरा की बात करें तो मंदसौर में स्थित है। अब इसी तरह हम कुछ कायथा की एक एक करके अगर बात किया तो कायथा उज्जैन जिले की काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भूरे रंग के मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 1964 में श्रीधर विष्णु वाकड़कर के द्वारा इसको खोजा गया था और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी एफएसओ 2025 में आ चुका, अभी आया है रिसेंटली। कायथा को भारत का पहला ताम्रपाषाणकालीन नगर माना जाता है। कायथा को 12 मेर का जन्म स्थल भी माना जाता है। एमपीपीएससी 25 में क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरह हम नर्मदा टोली की बात करें तो महेश्वर खरगोन नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भूरे रंग के मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। 1952-53 में एच.डी. सांकलिया और एस.बी. देव के द्वारा इसकी जो है खोज को किया गया था। नेक्स्ट आता है डांगवाड़ा। डांगवाड़ा की बात करें तो उज्जैन जिले में है। यहाँ से लाल काले मृदभांड एवं तांबे के औजार यज्ञशाला हवन सामग्री प्राप्त हुई है। फिर आता है आवरा। आवरा चंबल नदी के किनारे मंदसौर जिले में स्थित है। रोमन व्यापार के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। एच.बी. त्रिवेदी ने इसको खोज की है। मध्य प्रदेश में महापाषाण काल बात करें इससे पहले हम कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल की बात करें। एरड़ की बात करें तो सागर जिले में है, खेड़ी नामा नर्मदापुरम जिले में है, नागदा उज्जैन में है, बेसनगर विदिशा में है और चिचली की बात करें तो नरसिंहपुर जिले में स्थित है। तो मैप के माध्यम से भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो। एरड़ में सागर नर्मदा घाटी है, खेड़ी नामा होशंगाबाद में है, नर्मदा टोली खरगोन में है, उज्जैन में डंगवाड़ा है और पहला कायथा की बात करें उज्जैन में ताम्रपाषाण कालीन नगर था और आवरा की बात की चंबल घाटी में है। अब मध्य प्रदेश में हम महापाषाण काल की बात कर लेते हैं। ताम्रपाषाण काल के बाद महापाषाण के साक्ष्य जो है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मिलते हैं। देखो अगर ताम्रपाषाण काल की आ जाए तो आप कहेंगे नॉर्थ वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, वहीं महापाषाण काल की बात आ जाए तो आप कहेंगे साउथ वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और ये नवपाषाण काल का रूपांतरण देखने को मिलता है, ये भी याद रखना है। तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मिलते हैं। मानव ने औजार बनाने के साथ साथ मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ धूसर लोहे का उपयोग भी शुरुआत जो है कर दिया था। मध्य प्रदेश में इसके साथ ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा से जो है प्राप्त होते हैं। तो कम अच्छी मात्रा वाला जो है आपका लोहे था उसका प्रयोग जो है औजार बनाने में यहाँ पर प्रयोग करने लगा था।
अब आता है मध्य प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक काल, और यहीं से आपका चैप्टर आता है वेरी इंपोर्टेंट की श्रेणी में। क्यों? क्योंकि यहां से आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक काल की बात किया है तो इस इतिहास के लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता का वर्णन जो है किया गया है। आद्य ऐतिहासिक काल को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा आपका वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो मध्य प्रदेश में सभ्यता के साक्ष्य जो है नहीं मिलते हैं। क्या है? नहीं मिलते हैं। ठीक है। अब वैदिक सभ्यता की बात किया तो मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल में निषाद, जिसे अनार्य जाति के लोग जो है निवास करते थे। वैदिक काल में ऐसे लोग इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचकुंद ने मांधाता नगर ओमकारेश्वर की स्थापना को किया हुआ था। वैदिक काल में है ये यादव वंश के शासक महिष्मति ने महेश्वर की स्थापना की थी। वैदिक काल में ही नर्मदा का नाम रेवा, चंबल का नाम चरमावती और केन का नाम सुक्तिमती मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है, और यही वंशी राजा अवंती के नाम पर अवंती के नाम पड़ा है, जो कि वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ आपके प्राचीन अगर उसके वर्तमान नाम है, जैसे वत्स को ग्वालियर कहते थे, अनंतपुर को आपका शिवपुरी कहते थे, जसपुर को उस समय मंदसौर मंदसौर बोलते हैं, अवंती को उज्जैन, अनूपपुर को निवाड़ क्षेत्र, अनूप को निवाड़ क्षेत्र, भेलसा को बिदसा, दरसाण की बात भेलसा या दरसाण को बिदसा, और यहाँ पर बात की जा रही है त्रिपुरी को जबलपुर, नीलकंठ को बिदसा, तुंडीगढ़ को दमोह के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। मध्य प्रदेश में पौराणिक काल की बात करें तो पौराणिक काल भी मध्य प्रदेश में दो काल मिलते हैं, एक तो रामायण काल है, दूसरा आपका महाभारत काल है। सबसे पहले रामायण काल की बात की जा रही है। सीता हरण के साथ दंडकारण्य के जंगल से मिलते हैं। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम स्थित है, जहां लवकुश का जन्म हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार अशोकनगर का सीता माता मंदिर लवकुश का जन्म स्थान माना जाता है। सबरी कोल जनजाति की महिला थी, जिन्होंने बिंद क्षेत्र में भगवान राम को बेर खिलाई थी। त्रिकूट चित्रकूट बात किया है तो हनुमान धारा, सीताकुंड और रामघाट स्थित है। चित्रकूट का पुराना नाम ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। चित्रकूट में राम और भरत मिलाप स्थल है, जिसे भरत मिलाप मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती और सुबाहु ने विदिशा में शासन जो है किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको आप जो है वैसे सभी को पता रहता है, लेकिन फिर भी देख सकते हो। ठीक है। महाभारत से संबंधित कुछ इसमें है नहीं। तो मध्य प्रदेश में महाजनपद काल की अगर बात किया तो महाजनपद काल में अवंती महाजनपद आता है, और अवंती जनपद में उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी आपकी उज्जैनी थी, और अवंती महाजनपद में आता है दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी आपकी महिष्मति थी। और अवंती जनपद के बाद दूसरा आपका चेदी महाजनपद आता है, जिसकी राजधानी शुक्तिमती थी। यमुना एवं बिंद पर्वत के बीच में है फैला हुआ था। लेकिन सबसे पहले अगर हम अवंती महाजनपद की बात किया है, 16वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 में से 2 महाजनपद की राजधानी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। अवंती महाजनपद की सबसे पहले बात किया है तो अवंती महाजनपद चंबल एवं नर्मदा नदी के मध्य में स्थित था। अवंती महाजनपद 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। राजा अच्युतगामी ने उज्जैनी नगर की स्थापना की थी दीप वंश के अनुसार। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वती महेश्वर थी, याद रखिएगा। अवंती के राजा चंद्र प्रदोत बुद्ध के समकालीन थे, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चंद्र प्रदोत के पश्चात पालक, विशाखयूपा, आर्यक, नंदीवर्धक जो है शासन हुए हैं। नंदीवर्धन प्रदोत वंश का अंतिम शासक था, और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अवंती का प्रसिद्ध वाणिज्यिक विज्ञान और साहित्य का केंद्र माना जाता था। अवंती के कुछ अन्य प्रमुख जनपद से, जैसे वत्स वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र माना जाता है, अनूप जिसे वर्तमान में निमाड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ना, ये देख सकते हो आप। अब आता है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की बात किया तो यमुना नदी एवं विंध्यन पर्वत के मध्य में फैला हुआ था। अवंती और चेदी महाजन के बीच में बेतवा नदी, जिसे वर्तमान उस समय प्राचीन काल में बेतवती के नाम से जाना जाता है, वही नदी बेतवा नदी सीमा जो है बनाती थी। वर्तमान का बुंदेलखंड क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और केन नदी के किनारे चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती स्थित थी। चेदी अंतर्गत की बात किया तो दरसाड़ वर्तमान बिदसा का क्षेत्र था, और तुंडीकर वर्तमान दमोह का क्षेत्र था, एरण जो कि सागर का क्षेत्र था, याद रखिएगा। तो ये आपके चेदी महाजनपद के अंतर्गत जो है आते थे। शिशुपाल महाभारत काल में चंदेरी मतलब कि चेदी का राजा था, और एक पौराणिक कथा ऐसी भी है जिसके अनुसार महाभारत काल में राजा शिशुपाल के द्वारा चंदेरी की स्थापना जो है की गई थी। उन्हें चेदी नरेश के नाम से जाना जाता था। उनकी राजधानी बूढ़ी चंदेरी भी कहलाई जाती थी। तो ये चेदी संबंधित आपके महाजनपद संबंधित आप याद कर सकते हो। आपका चेदी महाजनपद इस साइड था, और उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती आपका उज्जैन जनपद आपका इस साइड था। तो आपका जो है आपको पूरे मध्य प्रदेश में 2 आपके महाजनपद देखने को मिलते हैं 16 में से। अब इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में मौर्यकाल।
मौर्य काल भी आपका 322 से लेके 250 ईसा पूर्व के मध्य में आता है। सबसे पहले हम मौर्य काल की पृष्ठभूमि समझेंगे, उसके बाद आपके मौर्यकालीन अभिलेख के बारे में बात करेंगे, फिर मौर्यकालीन स्तूप के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो मौर्य काल में अगर हम बात की जाए, मौर्य काल में हम सबसे पहले बात किया पृष्ठभूमि की, तो चांदी और तांबे से निर्मित मौर्यकालीन सिक्के बिदिशा, त्रिपुरी, जबलपुर, उज्जैन, एरण और सतना से जो है प्राप्त हुए हैं। चांदी और तांबे के निर्मित थे। बिंदुसार के समय अशोक अवंती का राज्यपाल जो है बनाया गया था। अशोक जो था अवंती का राज्यपाल 11 वर्षों तक बना रहा। अशोक के विवाह बिदिशा नगर की सेठ की पुत्री महादेवी के साथ में हुआ था। अशोक ने उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाया था और अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए दोनों को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने महादेवी के कहने पर सांची स्तूप और बेस टेकरी का जो है निर्माण भी करवाया था। यह क्वेश्चन कभी कभी आता है, अशोक ने किसके कहने पर जो है सांची स्तूप बेस टेकरी का निर्माण कराया? तो अपनी पत्नी महादेवी के कहने पर। इसके बाद मौर्यकालीन के अभिलेखों की अगर बात की जाए तो रूपनाथ अभिलेख वर्तमान में कटनी जिले के बहुरीबंद तहसील में स्थित है। गुर्जरा अभिलेख दतिया जिले में स्थित है, जो कि अशोक का नाम यहाँ पर अशोक मिलता है। सांची अभिलेख रायसेन जिले में स्थित है। कसराबद अभिलेख खरगोन जिले में स्थित है और कारी तलाई का अभिलेख कटनी जिले में स्थित है। याद रखिएगा। मौर्यकालीन अगर स्तूपों के बारे में बात किया तो स्तूप में एक बात समझना है, सबसे जो बाहरी हिस्सा है उसे तोरण द्वार, प्रवेश द्वार कहते हैं। उसके बाद ऊपर वेदिका बनी होती है, फिर उसके ऊपर वेदी जैसे प्रदक्षिणा पद कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आपकी अंड नाम, ये आपकी जो आकृति होती है अंडाकार, उसे अंड कहते हैं, जैसे अर्धचंद्राकार गुम्बद के रूप में बनी होती है। इसके ऊपर जो है हर्मिका होता है, इस टाइप में हर्मिका होता है, जहां पर हड्डी अवशेष जो है रखे जाते हैं और उसके ऊपर दंडी लगी होती है, उस पर छत बने होते हैं, तीन जैसे छत के नाम से जानते हैं। खैर ये तो हो गया आपके स्तूप के बारे में। सांची स्तूप की सबसे पहले बात किया तो स्थान रायसेन जिले में है, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। स्तूप के तोरण निर्माण की बात किया तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाई गई थी। इसकी खोज किसने की है? जनरल टेलर ने 1818 में सांची स्तूप की जो है खोज को किया हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1989 में इसको शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है सांची स्तूप। स्तूप में महाबोध गलायन एवं सारीपुत्र की अस्थियां जो है रखी गई हैं। स्तूप में अस्थि रखने का स्थान जो है हर्मिका कहलाता है, जो कि हमने आपको बताया। यहाँ पर सांची स्तूप का चित्र 200 रुपए के नोट में छपा हुआ है। भरहूत स्तूप की बात किया तो सतना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और इसका विकास सुंगवंश के शासक ने करवाया था और तोरण द्वार के साथ होता है। तो मेन स्तूप अशोक के अशोकनगर में स्थित है। विश्व टेकरी का निर्माण उज्जैन में अशोक ने अपनी पत्नी महादेवी के कहने पर करवाया था। देवर कोठार स्तूप रीवा में है और सतधारा, सोनारी और अंधेर स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। तो ये कुछ अन्य स्तूप भी हैं जिनको आप जो है याद कर सकते हो। मैं आपके माध्यम से अगर समझे तो तुमैन स्तूप अशोकनगर जिले में, विश्व टेकरी उज्जैन जिले में, भरूत स्तूप सतना जिले में, देवर कोठार स्तूप रीवा जिले में, रायसेन जिले में बात किया तो सांची स्तूप, सतधारा स्तूप, सोनारी स्तूप, अंधेर स्तूप स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो ब्राह्मण समाज में 250 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक की यहाँ पर टाइम पीरियड रहता है। ब्राह्मण समाज में सबसे पहले आपका आता है सुंग वंश, फिर आता है आपका सातवाहन वंश। मध्य प्रदेश में सुंग वंश की बात की जाए तो सुंग वंश के संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग को माने जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी उस समय बिदिशा, जो कि भेलसा नगर के रूप में जानी जाती थी। पुष्यमित्र मौर्य काल में बृहदत्त का सेनापति था, याद रखिएगा। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में पुत्र अग्निमित्र को बिदिशा का शासक जो है बनाकर भेजा था। शुंग वंश की जानकारी कालिदास की पहली रचना मालविकाग्निमित्रम में मिलती है। मालविकाग्निमित्रम की बात किया तो अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। शुंग वंश की कालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर सांची, उज्जैन एवं सतना थे। शुंग वंश के प्रमुख शासक की बात किया पुष्यमित्र शुंग के अलावा अग्निमित्र, वसुमित्र, भागमित्र या भागवत थे, देवभूति भी कहलाते थे। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी दद्दी अज्ज की उपाधि जो है धारण की थी। राजा भागवत के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस जो है यहाँ पर आया था। हेलियोडोरस ने ही बिदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसमें भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और देवभूति जो था शुंग वंश का अंतिम शासक था। गरुड़ स्तंभ को आप देख सकते हो, जिसका निर्माण किसने कराया था? आप कहेंगे हेलियोडोरस के द्वारा करवाया गया था। पुष्यमित्र शुंग की बात किया तो बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है या संरक्षक भी कहा जाता है। इसके बीच में क्या है, आपका इतिहासकारों के बीच में एक संशय बना हुआ है, याद रखिएगा। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया क्योंकि इसने 1000 बौद्ध भिक्षुकों की हत्या करके सरयू नदियों में फेंकवा दिया था। लेकिन वही कुछ इतिहासकार का कहना है कि इन्हें संरक्षक भी कहा जाता है क्योंकि इसने सांची स्तूप और भरूत स्तूप में तोरण द्वार का जो है निर्माण को करवाया था। तो दोनों मत अपनी अपनी जगह बने हुए हैं, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। मध्य प्रदेश में हम सातवाहन वंश की बात किया तो इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक नाम का इसका संस्थापक था।
राजधानी की बात किया है श्रीकाकुलम, जो कि आंध्र प्रदेश में इसकी राजधानी थी। प्रमुख शासकों में बात किया तो सिमुक, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। अधिकतम शासकों पर इसके मां के नाम के जो है उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश में इनके सिक्के के साथ त्रिपुरी, देवास, उज्जैन एवं विदिशा से प्राप्त होते हैं और इन्हें ही आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। यज्ञश्री सातकर्णी को त्रिसमुद्राधिपति भी कहा जाते हैं, ये आपको क्वेश्चन के लिए याद करना है। सातवाहन वंश के प्रमुख कार्यों की बात किया तो इन्होंने ब्राह्मणों को भूदान देना जो है प्रारंभ करवाया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी शीशे के सिक्कों को जो है चलवाया था। उत्तरी भारत एवं दक्षिण भारत के बीच में राष्ट्रकूटों ने सातवाहनों ने सेतु के रूप में जो है कार्य किया था। अजंता एवं एलोरा गुफाओं के कुछ गुफाओं का इन्होंने जो है निर्माण भी करवाया था। तो सातवाहन वंश के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे हैं जो डायरेक्ट तौर पर पूछे जाते हैं, तो आप इनको जो है थोड़ा सा याद रख सकते हो। इसके बाद हम बात किया है मध्य प्रदेश में कुछ अन्य प्राचीन वंश है, जैसे औलिकर वंश, मेघ वंश, नाग वंश, कार्दमक वंश, मैकाल का पांडव वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, वाकाटक वंश एवं अभीर वंश। तो अलग अलग वंश के अलग अलग जगह रही है, जैसे नाग वंश, वाकाटक वंश, गर्दभिल्ल वंश, कार्दमक वंश, औलिकर वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, मेघ वंश, शैल वंश एवं मैकल या पांडव वंश। अब एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो है अच्छी रहेंगी और एग्जाम में आप जो है नोट डाउन करवाएंगे। औलिकर वंश सबसे पहले बात करें तो औलिकर वंश मध्य प्रदेश के वर्तमान मंदसौर क्षेत्र में स्थित था। औलिकर वंश की राजधानी जसपुर थी। औलिकर वंश के संस्थापक की बात करें तो यशोवर्मन या यशोधर्मा थे। मालवा के नाम देने के श्रेय औलिकर शासकों को ही दिया जाता है। औलिकर वंश के प्रमुख शासकों में नरवर्मन, सिंहवर्मन एवं बुद्धवर्मन का नाम प्रमुख है। इसके बाद मेघ वंश या मग वंश का आता है। पुराणों में इन्हें मेघ वंश कहा जाता है। पहले इस वंश का शासन बघेलखंड में था, फिर यह कौशाम्बी तक जो है फैल गए थे। मगवंश के सिक्के और अभिलेख बांधवगढ़ की गुफाओं से प्राप्त जो है होते हैं। मगवंश की प्रारंभिक राजधानी की बात किया तो बांधवगढ़ थी। बघेलखंड का मगवंश भीमसेन, भद्रमग और शुभमत जो है प्रमुख शासक थे। इसके बाद आपका नागवंश आता है। नागवंश की बात करें तो अल्पकालीन शासन रहा इनका विदिशा और ग्वालियर में, और इसके संस्थापक की बात करें तो वृष नाग थे। नागवंश के प्रमुख शासकों में भीमनाग, स्कंदनाग, वसुनाग, भवनाग एवं गणपति नाग थे। तो नागवंश का शासक वृषनाग और भीमनाग के सिक्के विदिशा से जो है प्राप्त होते हैं। कार्दमक वंश, ये छोटे छोटे वंश हैं पर एग्जाम में आ जाते हैं, फंसा देते हैं। कार्दमक वंश का शासन की बात करते हैं उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में फैला था। इसकी स्थापना यशोमती के द्वारा की गई थी। चष्टन, रुद्रदामन, रुद्र सिंह तृतीय इसके प्रमुख जो है कार्दमक वंश के शासन हुए हैं। मेकल के पांडव वंश की बात किया तो मेकल के पांडव वंश का विस्तार मध्य प्रदेश के शहडोल एवं अनूपपुर क्षेत्र में था, और इसका संस्थापक की बात किया तो जयबल था। प्रमुख वंशों के शासकों में जयबल, भरतबल, नागबल एवं धरातल थे, और इस वंश की अधिक जानकारी के इतिहास हमें नहीं मिल पाता है। परिव्राजक वंश की बात किया तो बुंदेलखंड में आपका पन्ना जिले में इस वंश का शासन था। इनकी राजधानी नागौद रियासत के आसपास थी। परिव्राजक राजश्री सुशर्मन के वंशज थे। परिव्राजक एक प्रकार के साधु को कहा जाता है। इस वंश के प्रमुख शासकों में देवादय, प्रभंजन, हस्तिन एवं समझोप थे। उच्चकल्प वंश की बात किया तो परिव्राजक वंश का पड़ोसी राज था और मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचहरा क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। इस वंश के प्रमुख शासकों में ओगदेव, कुमारदेव, ब्यागदेव, उज्जयनाथ एवं सर्वनाथ प्रमुख थे। इसके बाद वाकाटक वंश आता है। इसका विस्तार की बात किया तो विदिशा पश्चिमी बुंदेलखंड में था, और इसके संस्थापक की बात किया तो बिंद शक्ति थे। अभीर वंश की बात किया तो सातवाहनों में विघटन के पश्चात खानदेश अनूप प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने की, और अभीर वंश का संस्थापक की बात किया तो ईश्वर सेन था। अभीर संवत की शुरुआत ईश्वर सेन के द्वारा ही की गई थी। तो ये कुछ छोटे छोटे आपके वंश हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो। अब यहीं पर एक प्रमुख वंश भी आता है, गर्दभिल्ल वंश। गर्दभिल्ल वंश क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गर्दभिल्ल वंश का संस्थापक की बात करें तो गंधर्व सेन है, और क्षेत्र की बात करें तो उज्जैनी है। प्रमुख शासकों की हम बात करें, गर्दभल वंश या गंधर्व सेन की बात किया तो इसके संस्थापक जो है गर्दभिल्ल थे, और 13 वर्ष तक इन्होंने जो है शासनकाल रहा है। मत्स्य पुराण में शुंगों का इन्होंने उन्मूलन का उल्लेख मिलता है। थेरावेली ग्रंथानुसार शकों से इन्होंने पराजित हुए थे। गर्दभिल्ल वंश के प्रमुख शासकों में भृतहरि, विक्रमादित्य, धर्मादित्य और नाहिरद अंतिम ज्ञात शासक है। भृतहरि की बात किया तो गर्दभिल्ल वंश का शासक एवं संस्कृत का विद्वान था। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। गुरु गोरखनाथ से प्रभावित होकर इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। रचनाओं में सतिकाय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक लिखी है, और व्याकरण में वाक्यपदी लिखा है। राजा विक्रमादित्य की बात करें 57 ईसा पूर्व से लेकर 19 ईसा पूर्व लगभग 60 वर्ष उन्होंने शासन किया है। राजधानी इनकी उज्जैन रही। इनका उपनाम विक्रमसेन, शाकाहारी शकों पर शिकार करने वाला गर्दभिल्ल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। पिता का नाम महेंद्रादित्य और माता का नाम सौम्य दर्शना था, और उनकी पुत्री का नाम प्रियंग मंजरी था, याद रखेगा।
विक्रमादित्य के प्रमुख योगदान की बात किया 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की इन्होंने लागू किया, शकों को पराजित किया, अयोध्या के कनक भवन का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, गुजरात से हर सिद्धि माता को लाकर उज्जैन में स्थापित करवाया और अपनी आराध्य देवी माना। भीमबेटका की गुफा से प्राप्त भित्ति चित्र में विक्रमादित्य के अश्वमेध यज्ञ का चित्रण प्राप्त होता है। इनकी स्वर्ण मुद्रा में राजा विक्रमादित्य उज्जैनीय नाम लिखा हुआ है, बाईं तरफ घोड़ा और दाईं तरफ हाथी अंकित है। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में बात करें तो कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छप्पड़क, बरुचि, घटक पर्व, बारह मिहिर एवं शंकु, ये आपके राजा विक्रमादित्य के नवरत्न थे और नवरत्न इंपोर्टेंट रहते हैं। इनके बारे में फैक्ट है कि 13 दिसंबर 2025 को इंदौर भोपाल मार्ग पर फन्ना में विक्रमादित्य प्रवेश द्वार का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है। उनके उज्जैन के अन्य नामों में अवंतिका, कनक श्रृंगा, कुशस्थली, उज्जैनी, पद्मावती, पदावती, कुमुदवती, अमरवती और विशाला नाम कुछ प्रमुख हैं। इसी तरह राजा विक्रमादित्य शोधपीठ की बात करें तो उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश की दूसरी वैदिक घड़ी भोपाल में लगाई गई है। अधिकांश इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य जो है मानते हैं। वैदिक घड़ी की बात किया तो इसका लोकार्पण 29 फरवरी 2024 को किया गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई गई है। वैदिक घड़ी में आप समय के साथ अपनी लगन, ग्रहण, मुहूर्त, पर्व की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रीनविच पद्धति के 24 घंटे को 30 मुहूर्त घड़ी में विभाजित जो है किया गया है। तो वैदिक घड़ी भी यहाँ पर इस टाइप में लगी है, थोड़ा नेट से भी आप लोग सर्च कर सकते हो। इसके बाद मध्य प्रदेश में गुप्तकाल की बात किया 240 से लेकर 590 ईसा पूर्व की। तो गुप्तकाल की अगर संबंधी शासकों में बात किया समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त एवं भानुगुप्त, ये मध्य प्रदेश की गुप्तकालीन संबंधी शासक हैं। गुप्तकालीन नगरों की बात किया तो शुभोग नगर एरण, अवंती उज्जैन, दसपुर मंदसौर, अनूप नेवाड़ क्षेत्र। वहीं गुप्तकालीन अभिलेख में मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख, तुमेन अभिलेख, सुपैया अभिलेख, एरण अभिलेख। कुछ स्थल हैं जैसे नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में, एरण का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर सतना में, तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी में। अब इनके बारे में एक एक करके पॉइंट पर हम बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के पॉइंट से इंपोर्टेंट रहेंगे। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन संबंधी कुछ शासक की बात किया। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। प्रमुख शासकों में घटोत्कच, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त एवं भानुगुप्त थे। घटोत्कच की बात किया तो रीवा जिले की सुपैया अभिलेख के अनुसार घटोत्कच कुछ गुप्त काल के संस्थापक हैं। अब समुद्रगुप्त की बात किया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के सिक्के के साक्ष्य मिलते हैं, नेपोलियन कहा जाता है भारत का, और ये सिक्के के साथ मध्य प्रदेश के अवंती, एरण और अनूप क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त के समय ही एरण को शुभोग नगर के नाम से जो है जाना जाता था। इसके बाद रामगुप्त आता है, समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था। इसके समय दुर्जनपुर बिस्सा में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण जो है करवाया गया था। ये मूर्तियां पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत तीर्थंकरों के बिरसा संग्रहालय में संरक्षित है, जो 4 से 6वीं सदी जैन कला को दर्शाती है। इसके बाद रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैन एवं पाटलिपुत्र का स्वामी जो है कहा जाता है। इसने उज्जैन शाखा के शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलन में चलाए थे। इसके समय चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सांची अभिलेख में आम कारदब का उल्लेख जो है मिलता है। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल की जानकारी मंदसौर अभिलेख से और तुमेन अभिलेख से मिलती है, जो कि अशोकनगर में स्थित है। मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है कि कुमारगुप्त प्रथम पश्चिमी मालवा को विजित करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आ गई थी। लेकिन हम बात करेंगे भानुगुप्त की, तो भानुगुप्त के शासन सती प्रथा के साक्ष्य की जानकारी सागर जिले के एरण अभिलेख से मिलती है। पूर्ण आक्रमण में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा गया और उसके उपरांत उसकी पत्नी सती होने के साक्ष्य एरण से जो है प्राप्त यहाँ पर होते हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि हूण यूरेशियाई की बोलगा नदी के किनारे निवासी थे। याद रखिएगा, जो हूण थे वो यूरेशियाई बोलगा नदी के किनारे क्या थे? निवासी थे। एक कुछ छोटा सा फैक्ट है, याद कर सकते हो। अब मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन प्रमुख हम अभिलेख के बारे में बात कर लेंगे, और ये यहाँ से आपके क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो आपके अभिलेख से ही पूछे आजकल जा रहे हैं। अब गुप्तकाल में सबसे पहले मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख, सुपैया अभिलेख, तुमेन अभिलेख, एरण अभिलेख एवं सौदनी अभिलेख, तो अलग अलग जगह से अलग अलग अभिलेख मिले हैं। जैसे अगर बात की है गुर्जरा अभिलेख दतिया जिले से मिला हुआ है, अशोक का नाम मिलता है। सुपैया अभिलेख रीवा जिले से मिला है। रूपनाथ अभिलेख कटनी से मिला है, कलाई तलाई भी मिला है। एरण अभिलेख सागर जिले से मिला है, जहां सती प्रथा के पहले साक्ष्य मिले हैं। कसराबाद अभिलेख खरगोन जिले से संबंधित है, और मंदसौर से रेशम बनकरों की जानकारी के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। अब एक एक करके अभिलेखों की बात किया, जैसे सबसे पहले हम मंदसौर अभिलेख की बात कर लेते हैं।
रेशम बुनकर श्रेणी, तंतुबाई श्रेणी की जानकारी इस अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। विक्रम तिथि भी उल्लेखित यहाँ पर मिलती है। दसपुर को पश्चिमपुर के नाम से भी जाना जाता है। मंदसौर अभिलेख की रचना वत्सवट्टी के द्वारा की गई थी। विश्व में पहला विज्ञापन मंदसौर के दसपुर अभिलेख में अंकित किया गया है। सूर्य मंदिर में भारतीय बुनकर व्यापारी संघ एक शिलालेख खुदवाया गया था। इसके बाद आता है सांची अभिलेख। सांची अभिलेख गुप्त संवत 131 से 450 ईसा पूर्व का है। इसमें बुद्ध उपासक संसिद्ध की पत्नी हरिस्वामिनी का काकड़ाम सांची जो नाम था स्थित आर संघ को दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। सुपिया अभिलेख की बात किया तो रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से मिला हुआ है। गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। गुप्त वंश का घटोत्कच जो है इसमें बताया गया है। इसके बाद आता है तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख अशोकनगर जिले से मिलता है। इस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। इस अंश के अनुसार, तुमैन अभिलेख के अनुसार, कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आ गई थी। इसके बाद ईरण अभिलेख मिलता है। ईरण अभिलेख भारत में हूणों के आक्रमण के समय की जानकारी देता है और सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। मातृ विष्णु और धन विष्णु नामक दो भाइयों ने विष्णु का ध्वज स्तंभ बनाने की जानकारी भी ईरण अभिलेख से प्राप्त यहाँ पर होती है। चौधरी अभिलेख मंदसौर में है। यह अभिलेख महाराजा यशोवर्मन या यशोधर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। हूणों पर विजय का वर्णन मिलता है। इसके रचयिता वासुल कवि हैं और विजय स्तंभ भी इसे जो है कहा जाता है, जिसे शोधनी अभिलेख मंदसौर में स्थापित किया गया है। अब मध्य प्रदेश में कुछ गुप्तकालीन स्थल हैं, जैसे हमने बताया नचना कुठार पार्वती मंदिर। सबसे पहले नचना कुठार का पार्वती मंदिर की बात किया है तो यह मंदिर पार्वती देवी को समर्पित है। यह मंदिर पन्ना जिले में गुन्नौरगंज के समीप नचना कुठार का मंदिर है। यह मंदिर चौमुखनाथ विश्वविद्यालय मंदिर के समीप स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है ईरण का विष्णु मंदिर, जो कि सागर जिले में ईरण नामक स्थान पर स्थित है। ईरण से प्राप्त एक 12 वराह मूर्ति के अभिलेख पूर्ण शासक तोरण माल का जो है उल्लेख मिलता है। तो विष्णु का ईरण अभिलेख देख सकते हो। भूमरा का शिव मंदिर सतना जिले के भूमरा गांव में स्थित है। यहाँ पाषाण कालीन निर्मित एक मुखी शिवलिंग मंदिर है। एक अन्य मंदिर भी है सतना जिले के नागोद में, जिसे खोए मंदिर गुप्त काल से ही संबंधित बताया गया है। तो ये भूमरा का शिव मंदिर हो गया। तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी जिले के तिगवा नामक स्थान पर है। तिगवा मंदिर की खोज अलेक्जेंडर कनिगम ने 1873 में की हुई थी। तिगवा का विष्णु मंदिर हो जाता है। उदयगिरी गुफाओं की बात किया तो उदयगिरी की गुफाएं जो है विदिशा जिले में स्थित हैं। यहाँ पर कुल गुफाएं 20 हैं और यहाँ गुफा क्रमांक 1 का निर्माण रामगुप्त के द्वारा करवाया गया था और गुफा क्रमांक 20 का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। बाघ की गुफाओं की बात किया तो बाघ की गुफाएं धार जिले में बाघ नदी के किनारे स्थित हैं। वर्तमान में 9 में से 5 गुफाएं यहाँ पर जो है सुरक्षित है। बाघ की गुफाओं की खोज डोंगरफील्ड ने 1818 में जो है की थी। तो ये कुछ आपके गुप्तकालीन स्थल थे जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में गुप्त काल के बाद उत्तर काल जब आता है, इसमें आपके राष्ट्रकूट वंश आते हैं, पुष्यभूति वंश आता है, चालुक्य वंश आता है जिसे वातापी भी कहते हैं, मैत्रक वंश आता है, मोखरी वंश और शैल वंश। अब ये जो आपके 6 वंश हैं, इन 6 वंशों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे। राष्ट्रकूट वंश की शाखाएं 2 थी जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रहा है, अमरावती बैतूल शाखा, दूसरी मान्यखेत शाखा। इसमें सबसे पहले हम अमरावती बैतूल शाखा की अगर बात किया है तो राष्ट्रकूट वंश की अमरावती बैतूल शाखा जिसकी राजधानी अचलपुर कहाँ थी, महाराष्ट्र में थी। मध्य प्रदेश में अमरावती बैतूल शाखा का विस्तार बैतूल, छिंदवाड़ा, अमरावती जिले में अधिक मिलता है। बैतूल अमरावती शाखा के दुर्गराज, गोविंदराज और स्वामिक राज और ननराज जो है प्रमुख शासक हुए हैं। ननराज शासक के ताम्रपत्र बैतूल जिले के तिवरखेड़ एवं मुल्ताई से प्राप्त यहाँ पर होते हैं। दूसरी आती है मानखेत शाखा जो कि सबसे प्रमुख शाखा है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे और इन्होंने अपनी राजधानी मानखेत जो कि कर्नाटक राज्य को बनाई थी। इस शाखा के प्रमुख शासकों में दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, ध्रुव कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय और अमोघ वर्ष थे। शासक में बात किया तो दंती दुर्ग ने मालवा पर आक्रमण करके उज्जैन में हिरण्यगर्भ नामक दान जो है आयोजन करवाया था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट शासकों ने कलचुरी वंश से विवाह संबंध स्थापित किए और इस वंश के शासक इंद्र तृतीय ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश की राजकन्या का बेजम्बा से विवाह जो है किया हुआ था। अमोघवर्ष का विवाह कलचुरी शासक युवराज देव की पुत्री कंडक देवी के साथ हुआ था और इस वंश का शासक तृतीय के शासनकाल की जानकारी नीलकंठ अभिलेख से जो है प्राप्त होती है जो कि छिंदवाड़ा में स्थित है। राष्ट्रकूट वंश के चिन्ह की बात किया तो गरुड़ को इन्होंने अपनाया हुआ था। दूसरा आता है पुष्यभूति या वर्धन वंश। पुष्यभूति और वर्धन वंश की बात किया तो इस वंश का संस्थापक नरवर्धन नाम का व्यक्ति था और पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा और कन्नौज में स्थित थी। इसके प्रमुख शासकों में प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, आदित्य वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजवर्धन, हर्षवर्धन और पुत्री राजश्री थी। हर्ष जो थे पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी शासक थे।
और हर्ष की बहन राजश्री का विवाह मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ जो है हुआ था। मालवा शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया, लेकिन हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को ढूंढने के लिए विंध्याचल की ओर रुख किया और उसकी मुलाकात बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से हो गई। राजवर्धन ने बदला लेने के लिए मालवा पर आक्रमण करके देवगुप्त की हत्या कर दी। रेवा, जो वर्तमान नर्मदा नदी कहलाती, इसी नदी पर हर्ष को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट कवि थे। बाद में शहडोल की बाणसागर परियोजना का नाम बाणभट्ट के नाम पर ही किया गया है। इसके बाद बाणभट्ट ने हर्ष को सभी देवी देवताओं को सम्मिलित अवतार जो है कहा था। तीसरा आता है चालुक्य वंश, जिसे हम बातापी वंश भी कहते हैं, और इसका संस्थापक जो है जयसिंह थे। और इस वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का शासन दक्षिणी मध्य प्रदेश में था। और चीनी यात्री जो हेनसांग था, वो ये जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी पार कराने से रोका था। मध्य प्रदेश के रेवा के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि भी धारण यहाँ पर की हुई थी। गुप्तोत्तर काल के कुछ आपके वंश है, जैसे मैत्रक वंश की बात करें तो मालवा क्षेत्र रहा है। भट्टार संस्थापक था। चीनी यात्री हेसांग ने मैत्रक वंश के राजा शिलादित्य को पश्चिमी मालवा का अधिपति रूप में कहा था। फिर आता है मोखरी वंश, जो कि पूर्वी निमाड़ असीरगढ़ में था। हरिवर्मा इसके संस्थापक थे। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह मोखरी शासक गिरिवर्मा के साथ ही हुआ था। फिर आता है शैल वंश, जो कि महाकौशल क्षेत्र श्रीवर्धन इसके संस्थापक थे। शैल वंश का जो है बालाघाट रघोली में ताम्रपत्र प्राप्त होता है, जिनसे उनकी वंशावली का जो है उल्लेख भी मिलता है। तो ये कुछ वंश थे जो गुप्तोत्तर काल के वंश यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब मध्य प्रदेश में हम राजपूत काल की बात कर लेते हैं। राजपूत काल भी कहीं ना कहीं थोड़ा इंपोर्टेंट ही रहते हैं। हालांकि मिडेवल हिस्ट्री में तो मध्यकालीन इतिहास में हम अलग से बात करेंगे, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से, लेकिन हम अभी बात कर लेते हैं। राजपूत कालों में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र हैं। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल हैं। चंदेलिया जज्जाक भुक्ति वंश के संस्थापक नन्नुक हैं। मालवा परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज हैं। और कच्छा वंश के संस्थापक लक्ष्मण या ब्रज दामन है। अब सबसे पहले हम बात जो करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करेंगे, जिनका टाइम पीरियड 730 से लेके 1030 जो है माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने जोधपुर के निकट जो है अपनी वंश की नींव रखी थी। और इसी वंश की एक शाखा ने मालवा के उज्जैन के निकट शासन किया, जिसकी बागडोर नागभट्ट प्रथम के हाथों में रखी गई थी। और राजधानी की बात किया तो कन्नौज थी। प्रमुख शासकों में बात किया तो नागभट्ट, रामभद्र, मिहिरभोज, महिपाल, वत्सराज, नागभट्ट, जो कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और एवं यशपाल था। मिहिरभोज का जो उल्लेख है ग्वालियर सागर ताल के अभिलेख से जो है मिलता है। और मिहिरभोज के समय में ही अब अरबी यात्री सुलेमान जो है मध्य प्रदेश आया था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मिहिरभोज को दौलतपुर अभिलेख में प्रभास, ग्वालियर अभिलेख में आदिवराय, सागरताल प्रशस्ति में मिहिर की उपाधि का नाम से संबोधित किया जाता है। महेंद्रपाल ने कन्नौज के त्रिपक्ष युद्ध में पालों के साथ संघर्ष किया था। इनके दरबार में काव्य शास्त्र के पंडित राजशेखर जो है निवास करते थे। राजशेखर ने प्रतिहारों को रघुकुल मुक्तामणि की जो है संज्ञा भी प्रदान की थी। भगवान विष्णु को समर्पित ग्वालियर का जो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण है, मिहिरभोज के शासनकाल में ही अल्ल नामक राज्य अधिकारी ने बनवाया था। मंदिर के गर्भगृह में विद्यमान बात की शून्य जीरो का अंकन संख्या के रूप में मिलता है, जो कि इस क्षेत्र में पहली बार किया गया था। मुरैना में स्थित नरवेश्वर मंदिर का समूह का निर्माण भी गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा ही करवाया गया है। और 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतवंश के सामंतों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इस तरह बुंदेलखंड में चंदेल, मालवा में परमार, त्रिपुरी में कलचुरी वंश जो है राजवंश जो है शासन स्थापित हो गई थी। राजशेखर की कुछ बातें मोटी मोटी हैं, जैसे राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत एवं द्विविशाल भंजिका है। तो इन आपको 5-6 इनकी जो रचनाएं हैं उनको याद कर लीजिएगा। खजुराहो के मंदिरों के अगर समूह की बात किया तो आपके खजुराहो के मंदिरों में पश्चिमी समूह आता है, पूर्वी समूह आता है और दक्षिणी समूह आता है। अब पश्चिमी समूह के सबसे पहले कंदरिया महादेव भगवान शिव को समर्पित है। 64 योगिनी महाकाली को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर ब्रह्मा विष्णु शिव को समर्पित है, जिसमें लक्ष्मी की प्रतिमा भी है। चित्रगुप्त मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। मतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वहीं पूर्वी समूह में बात किया है तो पार्श्वनाथ, आदिनाथ, जवारी, शांतिनाथ और घंटाई, मतलब कि जैन धर्म से संबंधित है। दक्षिणी मंदिर दूलादेव, चतुर्भुज मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर संबंधित है। तो खजुराहो के मंदिर 3 भागों में बांटे गए। पश्चिमी मंदिर हिंदू धर्म से, जैन मंदिर पूर्वी समूह से और दक्षिणी समूह के मंदिर कुछ प्रमुख है। इसके बाद हम बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की बात की जाए तो कलचुरी वंश की आपकी 3 शाखाएं देखने को मिलती हैं। महिष्मती शाखा, त्रिपुरी शाखा एवं रतनपुर शाखा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अब जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की शाखाओं में सबसे पहले महिष्मती शाखा की बात की जाए तो महिष्मती महेश्वर की राजधानी को कहा जाता है और खरगोन और बड़वानी प्रमुख क्षेत्र फैला हुआ था। प्रमुख शासकों में कृष्णराज, शंकरगढ़, गढ़शंकर, बुद्धराज जो है प्रमुख शासक थे।
कलचुरी वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी, ध्यान रखना है, और इस शाखा के संस्थापक की स्पष्ट जानकारी भी नहीं मिलती है, किंतु वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कृष्णराज को कहा जाता है। कृष्णराज को चांदी के सिक्के मध्य प्रदेश के बैतूल एवं जबलपुर जिले से प्राप्त होते हैं, जिस पर एक तरफ राजा, दूसरी तरफ नंदी की आकृति बनी हुई है। वहीं बुद्धराज महिष्मती शाखा के अंतिम ज्ञात शासक हैं, जिसे बादामी चालुक्य नरेश मंगलेश ने हराया था और महिष्मती छोड़ने पर मजबूर जो है कर दिया था। अब फिर आती है नेक्स्ट शाखा कलचुरी की त्रिपुरी शाखा, जो कि राजधानी त्रिपुरी थी, कटनी जबलपुर महाकौशल वाला क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके संस्थापकों में बामराज थे, और जिसे अन्य स्रोतों में बामन राज भी कहते हैं, लेकिन कुछ स्रोत इसके अनुसार कोक्कल प्रथम को संस्थापक माना जाता है। प्रमुख शासकों में कोक्कल प्रथम, मुग्ध तुंग, युवराज देव प्रथम, गांगेदेव और लक्ष्मीगढ़ है। 7वीं शताब्दी के अंतिम समय में बामराज ने डाहल देश जबलपुर के समीप इस शाखा की स्थापना जो है की हुई थी। कोक्कल प्रथम का जो विवाह है चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी या हट्टा देवी से जो है हुआ था। कोक्कल प्रथम के 18 पुत्रों में से एक कलिंगराज ने दक्षिण कौशल में कलचुरी की एक शाखा रतनपुर छत्तीसगढ़ की नींव भी रखी थी। युवराज देव प्रथम को केयूर वर्ष या वृद्ध के नाम से भी जाना जाता है। युवराज देव प्रथम ने जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर, जैसे गोलकी मंदिर के रूप में इसका मठ का निर्माण जो है करवाया था। युवराज देव प्रथम की रानी नोहेला ने दमोह के नोहेटा में नोहेलेश्वर शिव मंदिर का भी निर्माण जो है करवाया था। वहीं बात की जाए युवराज देव प्रथम के योग्य मंत्रियों में भाक मिश्र और गोकल जो है शामिल थे। संस्कृत नाटककार की बात किया राजशेखर ने युवराज देव प्रथम को उज्जैनी, भुजंग एवं मालवा का विजेता भी कहा है। गांगदेव राजा भोज से युद्ध में पराजित हुए थे। अलबरूनी ने अबू रेहान ने अपने भौगोलिक विवरण में गांगेदेव का उल्लेख डाहल के शासक के रूप में किया, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। गांगदेव ने लक्ष्मी के छापे वाले सोने के सिक्के जारी किए थे, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गांगदेव का पुत्र कर्ण था, जिसने अमरकंटक में कर्णदेव मंदिर का निर्माण जो है करवाया है। कर्णदेव का विवाह हूण राजकुमारी आवल्य देवी से हुआ था, और कर्णदेव को लक्ष्मीकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जबलपुर के समीप कर्णावती नगरी भी इन्होंने बसाई थी। 13वीं शताब्दी के आरंभ में इस वंश का पतन हो गया। त्रिपुरी में गौड़ शासकों का उदय जो है प्रारंभ हो गया था। तो महिष्मती शाखा यहाँ देखने को मिलती है, त्रिपुरी शाखा यहाँ, और रतनगढ़ शाखा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। एक कहावत है, राजा भोज ने तेलंगाना के तेलप व कलचुरी वंश के गांगदेव को हराया, और कहावत बनी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो याद रखिएगा, इस तरीके से कहावत बनी हुई है। कलचुरी वंश की कुछ भारत में अन्य शाखाएं थी, जैसे महिष्मती मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, विदर्भ शाखा नागपुर में, सरयू पार शाखा उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी कौशल रतनपुर छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक शाखा। तो ये कुछ शाखाएं भी कलचुरी वंश की अन्य शाखाओं के रूप में जानी जाती है। अब इसके बाद आता है प्रमुख वंश, जिसे चंदेल या जैजाक भुक्ति वंश के रूप में जानते हैं, और ये वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चंदेल वंश की बात की जाए तो प्रतिहार को जब पतन हो गया, तो उसके पश्चात जैजाक भुक्ति मध्य प्रदेश में चंदेल वंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में सामने आया, और 19वीं शताब्दी में नन्नुक या चंद वर्मा ने चंदेल वंश की स्थापना जो है की हुई है। हालांकि प्रमुख जो है नन्नुक नाम के व्यक्ति को ही संस्थापक माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार चंदेलों का मूल स्थान छतरपुर जिले के मनियागढ़ को जो है माना जाता है। चंदेल वंश की कुल देवी की बात किया तो मनिया देवी है। एमपीपीएससी 2025 में क्वेश्चन आया था। चंदेलों की राजधानी खजुराहो, कालिंजर एवं महोबा थी। प्रमुख शासकों में जयशक्ति, विजय शक्ति, राहिल, हर्षवर्मन, यशुवर्मन, धंगदेव, राजागण, विद्याधर एवं परमर्दी देव थे। चंदेल वंश के प्रमुख शासकों में सबसे पहले बात की जाए जयशक्ति की। जयशक्ति को जेजा के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम जैजाक भुक्ति पड़ा है। इसके बाद चंदेलों के वैवाहिक संबंध कलचुरी से हुए, और जयशक्ति की पुत्री हट्टा देवी या नट्टा देवी के विवाह कोक्कल प्रथम से जो है हुआ था। इसके बाद राहिल आती है, जयशक्ति का पुत्र था। इतिहासकारों के अनुसार सागर में स्थित रहली नगर का नामकरण इसी चंदेल शासक के नाम पर किया गया है। इसके बाद हर्षवर्मन आते हैं। मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण हर्षवर्मन ने करवाया था। यशोवर्मन आते हैं, फिर लक्ष्मण वर्मा। चंदेल शासक यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया, और लक्ष्मण मंदिर की भी इन्होंने खजुराहो में नींव रखी। यशोवर्मन ने प्रतिहार राजा महिपाल, परमार राजा सियक द्वितीय, कलचुरी नरेश, युवराज द्वितीय को प्रथम युद्ध को हराया था। लक्ष्मण अभिलेख में यशोवर्मा को गौड़ रूपी कीड़ा लता के लिए तलवार बताया गया है। महोबा में बेला सागर बेला ताल झील का भी इन्होंने यशोवर्मन के द्वारा निर्माण करवाया गया था। राजा धंग की बात किया है, राजा धंग ने खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और जिसे कालिंजर को अपनी राजधानी भी बनाया था। राजा धंग ने खजुराहो का जिन्नाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। राजा धंग ने ही यशोवर्मन के द्वारा प्रारंभ किए गए लक्ष्मण मंदिर को भी निर्माण पूरा करवाया था। राजा धंग ने अपने जीवन के अंतिम समय में प्रयाग के संगम में जल समाधि ली और अपने प्राणों को आहुति दी थी। राजा धंग की गण्य की बात की है तो धंग के पुत्र गण्य ने खजुराहो में चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बा का मंदिर का निर्माण भी करवाया हुआ था। विद्याधर की बात किया है तो गण्य के पुत्र विद्याधर ने खजुराहो में सबसे बड़े कंदरिया महादेव मंदिर का जो है निर्माण करवाया।
विद्याधर समुद्रगुप्त की तरह कविताओं की रचना करता था, जिसे लुगात ए हिंद भी कविता की रचना जो है मानी जाती है। विद्याधर ने 1020 में अपनी कूटनीति से महमूद गजनबी से दोस्ती और संधि कर ली और आक्रमण का सफल जो है विरोध भी किया हुआ था। तो विद्याधर को महमूद गजनबी के युद्ध के लिए जाना जाता है। इसके बाद कीर्ति वर्मन आते हैं। कीर्ति वर्मन ने महोबा की कीरत सागर या कीर्ति सागर झील का जो है निर्माण कराया, जो कि चंद्रवाल उसकी सहायक नदी चंदनौर को रोककर जो है बनाया गया था। कालिंजर में बुड्ढा बुड्ढी तालाब का निर्माण भी कीर्ति वर्मन ने ही करवाया। इसके दरबार में कृष्ण मिश्रा नाटककार रहता था, जिसे प्रबोध चंडोदय की रचना जो है की हुई है। इसके बाद आते हैं परमर्दी देव, जो कि इंपोर्टेंट है। परमर्दी देव को परमाल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी कालिंजर और महोबा को बनाया था। परमर्दी देव 1082 में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुए और इन्होंने महोबा क्षेत्र को सौंपना पड़ा। प्रसिद्ध कवि जगनिक इनके दरबार में रहते थे और परिमल रासों की रचना जगनिक ने ही की है। आला उदल परमर्दी देव के मुख्य सेनापति थे, जिनके सम्मान में जगनिक ने वीर रस से ओतप्रोत आलाखंड की जो है रचना भी की है। आलाखंड के विश्व की सबसे लंबी कविता कहा जाता है, जिसमें आला उदल की 52 लड़ाइयां को उल्लेख जो है मिलता है। 52 लड़ाइयों में एक भी लड़ाइयां इन्होंने नहीं हारी थी। हमीर वर्मन की बात किया है तो इसके समय कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कालिंजर पर आक्रमण 1203 में किया गया। चंदेल वंश का पतन यहाँ से शुरू हो गया था। इसके बाद रानी दुर्गावती का जन्म होता है। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में चंदेल शासक कीरत सिंह के भाई साहिल बान के यहाँ हुआ था। चंदेल वंश की अंतिम राजकुमारी दुर्गावती का विवाह गोंड शासक दिलपत शाह के साथ जो है हुआ था। तो चंदेल वंश में बहुत इंपोर्टेंट आपके वंश रहे हैं, याद रखिएगा, प्रमुख शासक रहे हैं। इसके बाद आता है मालवा का परमार वंश। मालवा का परमार वंश 1000 से 1327 ईस्वी तक रहा है। इसके संस्थापक कृष्णराज उपेन थे और उज्जैन और धार क्या थी इनकी राजधानी थी। श्रीहर्ष, वैरी सिंह, बागपति मुंज, सिंधुराज, राजा भोज, जय सिंह प्रथम और महकल देव इनके जो है प्रमुख शासक थे। श्रीहर्ष की बात की जाए, परमार वंश का वास्तविक या संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रकूट नरेश खेतिक को इन्होंने हराया था। 945 में परमार वंश को राष्ट्रकूटों से मुक्त कराया। वैरी सिंह द्वितीय की बात की जाए तो वैरी सिंह द्वितीय परमार वंश के शासक वैरी सिंह द्वितीय के मध्य में परमारों की राजधानी मूल स्थान उज्जैन से हटाकर धार में ले गई थी। वहीं बागपति मुंज मांडू से मुंज सागर झील का निर्माण कराया और मालवा का स्वर्णकाल कहा जाता है। कलचुरी, चालुक और हुणों पर इन्होंने जीत भी हासिल की हुई थी। बागपति मुंज के कुछ दरबारी कवि रहे, जैसे पद्मगुप्त के लेखक नवसाय चरण की रचना की है। सिंधुराज की विजयों का वर्णन है। धनंजय ने 10 रूपक की रचना की है। धनक ने यशो रूपावलोक की रचना की है और मृत्यु ने प्रबल चिंतामणि की रचना जो है की हुई है। इसके बाद आपके सिंधुराज आते हैं, जिन्होंने सिद्धराज की विजयों का वर्णन किया है। नवसाय चरित लेखक पद्मगुप्त परिमाल ने। सिद्धराज के बाद परमार वंश के बागडोर उनके पुत्र राजा भोज ने संभाली थी। उदयादित्य राजा भोज का चचेरा भाई था और इनकी पत्नी साली माली ने भोपाल में सभा मंडल मंदिर का निर्माण जो है करवाया था और उदयादित्य ने ही विदिशा के निकट उदयपुर शहर की स्थापना की, जहां पर नीलकंठेश्वर उदयेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया है। महलक देव परमार वंश का अंतिम शासक है। महलक देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क ने हराकर मालवा राज्य की दिल्ली सल्तनत में जो है मिला लिया था। यहाँ पर अगर हम राजा भोज की बात किया है तो राजा भोज का जन्म उज्जैन में हुआ था 980 ईस्वी में। राजधानी धारा नगरी धार थी। उपाधियां कविराज, नव विक्रमादित्य। 1055 में धार में इनकी मृत्यु हो गई थी कलचुरी शासक कर्ण के आक्रमण में। साहित्यिक उपलब्धियों में सरस्वती कंठाभरण, समरांगण सूत्रधार, सिंगार प्रकाश, युक्ति कल्पतरु, भोज चंपू, विद्या विनोद, चारु चर्चा इनकी कुछ आपकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं। राजनीतिक उपलब्धियों की बात किया तो उड़ीसा के शासक इंद्रनथ को हराया, कलचुरी शासक गांगदेव को हराया, तेलंगाना के तेलप को हराया, कोंकण शासक सिलहर काशीदेव को इन्होंने हराया था। वहीं सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात किया, धार में भोजशाला का निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया, भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया, भोजताल और साइक्लोपियन बांध का इन्होंने निर्माण करवाया। धार किले का निर्माण राजा भोज ने लीलोद्यान गिरी में नाम से करवाया था। कुछ अन्य उपलब्धियों में 500 से ज्यादा दरबारियों को आश्रय प्रदान दिया। ग्रंथों में जहाज और विमान बनाने की विधियों का उल्लेख मिलता है। प्रमुख दरबारी कवियों में धनपाल, भास्कर भट्टाचार्य, दामोदर मेसा और उबट जैसे कुछ प्रमुख दरबारी कवि इनसे जो है संबंधित रहे हैं। इसके बाद कच्छप वंश की शाखाओं की बात किया है तो कच्छप वंश की शाखाओं में ग्वालियर शाखा आती है, दोवकुंड शाखा आती है और नरवर शाखा आती है। सबसे पहले ग्वालियर शाखा की बात किया तो ग्वालियर शाखा का जो संस्थापक है लक्ष्मण या ब्रजदामन को माना जाता है। ब्रजदामन की प्रारंभिक राजधानी सिहोनिया थी। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी ग्वालियर दुर्ग को बनाया था। ब्रजदामन को इतिहास में छिड़ोत्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ग्वालियर शाखा के प्रमुख शासक में मंगलराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपाल, भद्रपाल, शूरपाल एवं महिपाल थे। कंकन मठ मंदिर बना है मुरैना के सिहोनिया में ही स्थित है, जिसका निर्माण कच्छप वंश के शासक कीर्तिराज ने करवाया था। कंकन मठ का मंदिर देख सकते हो आप, मंदिर मुरैना में बना हुआ है।
आसन नदी के किनारे यह मंदिर ककनमठ मंदिर शिव पार्वती को समर्पित है। मुरैना में ही स्थित 64 योगिनी मंदिर का भी निर्माण कच्छप वाहे के शासक देवपाल ने करवाया था। देवपाल को ही अपराजित वृद्ध की उपाधि के लिए भी जाना जाता है। शासक सूरपाल को सूर नर्प भी कहा जाता है और राजा महिपाल ने ग्वालियर किले में सहस्त्रबाहु मंदिर का जो है निर्माण को करवाया था और यह मंदिर विष्णु के पद्मनाथ स्वरूप को समर्पित है। इसके बाद दोबकुंड शाखा। दोबकुंड शाखा की बात किया, दोबकुंड शाखा श्योपुर जिले में स्थित है। इसका संस्थापक युवराज को माना जाता है और इसकी प्रारंभिक शाखा चंदेलों की सामंत हुआ करती थी। दोबकुंड शाखा के अन्य प्रमुख शासकों में अर्जुन, अभिमन्यु, विजयपाल, विक्रम सिंह थे। दोबकुंड के प्रथम शासक युवराज को कच्छप घात कुलभूषण जो है कहा जाता था। शासक अर्जुन ने परमार शासक राजा भोज को जो है पराजित भी किया था और शासक विजयपाल ने अधिराज विजय की उपाधि भी धारण यहाँ पर की हुई थी। इसके बाद नरवर शाखा आती है जो कि कच्छप बाह्य वंश की नरवर शाखा का संस्थापक सुमित्र था और यह शिवपुरी में सिंध नदी के किनारे जो है स्थित थी। नरवर शाखा में गगन सिंह, शरद सिंह और वीर सिंह प्रमुख थे। ढोला मारू गीत की बात किया तो कच्छप वंश से संबंधित है। ढोला मारू गीत में राजकुमार ढोला एवं राजकुमार मारू की प्रेम कथा का वर्णन यहाँ पर जो है मिलता है। 64 योगिनी मंदिर के बारे में तो मुरैना का 64 योगिनी मंदिर मितावली नामक जगह पर बना हुआ एक प्राचीन मंदिर है। कच्छप घात राजवंश शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसका डिजाइन जो है भारतीय संसद भवन की प्रेरणा के लिए स्रोत बना हुआ था, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हो भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में आपका 64 योगिनी मंदिर का जो है डिजाइन माना जाता है। इसके बाद हम आता है विदेशी यात्रियों के मध्य प्रदेश में आगमन। कौन सा यात्री किस देश से आया और किस लिए जाना जाता है? मेगास्थनी सबसे पहले यूनान ग्रीक का देश का यात्री था। इंडिका नामक इसने पुस्तक लिखी है जिसमें मध्य प्रदेश के पेन्ना, तमसा और कैंसा केन नदी का वर्णन किया गया है। इसके बाद क्लॉडियस टॉलमी आया, मिस्र इजिप्ट देश का यात्री था। टॉलमी ने अपनी पुस्तक भूगोल, टॉलमी का भूगोल, नमोदास नर्मदा के बारे में, ननगोना ताप्ती, आइडोन विंध्याचल पर्वत के और उज्जैन शकों की राजधानी के रूप में बताया है। फायान चीनी का यात्री था। चीनी यात्री ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। हिनसांग की बात किया तो चीन का यात्री था। हिनसांग की पुस्तक सियूकी में मालवा क्षेत्र और माही नदी का वर्णन मिलता है। अलबरूनी, जिसे अबू रेहान नाम है, उज्बेकिस्तान का यात्री था। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में खरजुरवाह खजुराहो, त्योरी त्रिपुरी, अरदीन उज्जैन का उल्लेख किया गया है। इब्न बतूता की बात किया तो मोरक्को का यात्री था। इसने अपनी पुस्तक रेहला में उमटी भिंड, अलापुर बरुई नरवर, मठ ग्वालियर का वर्णन किया हुआ है। ताकि मुस्तैद खां फारस का यात्री था। इसकी पुस्तक मासरे आलमगीरी में औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। टॉमस रो ब्रिटेन का यात्री था। राजा जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया था। उसके बाद शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर भी गया था। रॉल्फ फिच ब्रिटेन का यात्री था। इसने रॉल्फ फिच ने बुरहानपुर किला का भ्रमण किया। ताप्ती नदी और भारत में बाल विवाह का उल्लेख किया है। कैप्टन जे फारसोत की यूएसए का यात्री था। पचमढ़ी की खोज कैप्टन जे फॉरसोत ने ही की है। इन्होंने अपनी पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सुंदरता का इन्होंने चित्रण किया हुआ है। 2025 में क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी में एफएसओ में आया था। टीएस बल्ट ब्रिटेन का यात्री था। ब्रिटिश इंजीनियर खजुराहो मंदिर की खोज की है। अलेक्जेंडर कनिगम ब्रिटेन का यात्री था। भरूच स्तूप को पहली बार 1873 में इसी ने देखा था। जनरल टेलर ब्रिटेन का यात्री था। 1818 में सांची स्तूप को पहली बार जनरल टेलर ने देखा। जॉन मार्शल ब्रिटेन का यात्री था। 1919 में सांची स्तूप पुरातत्व संग्रहालय की इसने स्थापना की हुई है। तो हमने यहाँ पर अपने प्राचीन इतिहास मध्य प्रदेश का पूरा जो है कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर बात कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। जिस पर हमारी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का अब हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मध्य प्रदेश में जितना भी मध्यकालीन इतिहास होगा एक ही वीडियो में लाएंगे, एक ही वीडियो में पूरा जो है कवर हमारा हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा मध्य प्रदेश में आधुनिक इतिहास आएगा और राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो अभी 2 वीडियो और आना बाकी है। एक आएगी मेडिवल हिस्ट्री से, दूसरी आएगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से। इसके बाद हिस्ट्री आपकी पूरी यहाँ पर कंप्लीट जो है हो जाएगी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है। जैसे कि बताया डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड जो है कर सकते हो। मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, वहां पर आप लोग जो है एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आज ही समाप्त करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।